वेलकम। इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल जो आसान से लग रहे हैं देखने में, कंपटीशन में ये सबसे ज़्यादा लोग इसी में गलती करते हैं। तो आइए देखें आप कितना सही कर पाते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स चाहिए तो आप कमेंट करके लिखें मोर, मैं और भी वीडियोस भेजूंगी। और अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अभी शुरू करती हूँ वीडियो। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में मांग की लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मापन किससे किया जाता है? ए, आय में परिवर्तन, बी, कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया, उत्पादन, सी, उत्पादन लागत, डी, कर दर। उत्तर है कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की क्या प्रतिक्रिया होती है। मांग की लोच बताती है कि कीमत बदलने पर मांग कितनी बदलती है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ए, एक विक्रेता, बी, उत्पाद भेद, सी, बहुत सारे खरीदार और विक्रेता, डी, मूल्य निर्धारण सरकार करती है। उत्तर है सी, बहुत सारे खरीदार और विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी एक की कीमत पर विशेष नियंत्रण नहीं होता है। जितने भी विक्रेता होते हैं वे प्राइस टेकर होते हैं, मेकर नहीं। मेकर कहाँ होता है? मोनोपोली में। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आय गणना में अप्रत्यक्ष कर को कैसे मापा जाता है? ए, घटाया जाता है, बी, जोड़ा जाता है, सी, अनदेखा किया जाता है, डी, दुगना किया जाता है। उत्तर है ए, जोड़ा जाता है, बी, जोड़ा जाता है। बाजार कीमत पर जीडीपी राष्ट्रीय आय निकालते समय अप्रत्यक्ष कर को हम जोड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? डेप्रिसिएशन। ए, पूंजी का बढ़ना, बी, मशीनों और पूंजी वस्तुओं के मूल्य में समय के साथ कमी, सी, मुद्रा का छपना, डी, बचत में वृद्धि। उत्तर है बी, मशीनों और पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में समय के साथ कमी। डेप्रिशिएट करता है, जैसे जैसे यूज होता है, पुराना होता है तो उसके मूल्य में कमी होती है। उपयोग, घिसावट और पुराना होने से पूंजी का मूल्य घटता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है? मार्जिनल यूटिलिटी। ए, कुल उपयोगिता, बी, एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतोष, सी, औसत आय, डी, बाजार मूल्य। उत्तर है बी, एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतोष। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से जो अतिरिक्त लाभ मिलता है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मुद्रा की साख किस पर निर्भर करती है? ए, केवल धातु के मूल्य पर, बी, सरकार और जनता के विश्वास पर, सी, केवल बैंक ब्याज पर, डी, निर्यात पर। उत्तर है बी, सरकार और जनता के विश्वास पर। आधुनिक मुद्रा का मूल्य मुख्यतः विश्वास आधारित होता है। किस अर्थशास्त्री ने अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया? इनडिविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड, नॉट डिविजिबल। ए, कार्ल मार्क्स, बी, एडम स्मिथ, सी, मार्शल, डी, केन्स। उत्तर है बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का कहना था कि बाजार में व्यक्तिगत स्वार्थ भी समाज के हित में परिणाम दे सकता है। इनविजिबल हैंड का अर्थ है कि वहाँ पर उनका मानना था कि मांग और पूर्ति में अपने आप संतुलन होता रहता है। बाजार को नियंत्रित करने के लिए इनविजिबल हैंड होता है, अदृश्य हाथ होता है। मतलब सरकार को प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति कर, इन्फ्लेशन टैक्स किस पर पड़ता है? ए, बचतकर्ता पर, बी, नगद रखने वालों पर, सी, केवल निर्यातकों पर, डी, केवल किसानों पर। उत्तर है बी, नगद रखने वालों पर। जब कीमतें बढ़ती हैं तो नगद की क्रय शक्ति घट जाती है, तो जो कैश रूप पैसा अपने पास रखते हैं उनको नुकसान होता है क्योंकि उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्या दिखलाता है? ए, कुल आय और कुल व्यय में अंतर, बी, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में अंतर, सी, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर उधार को छोड़कर, डी, आयात और निर्यात का अंतर। उत्तर है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर उधार को छोड़कर। राजकोषीय घाटा सरकार की उधार आवश्यकता को दिखाता है। मतलब सरकार क्या करती है कि आय से ज़्यादा खर्च कर देती है तो उसे राजकोषीय घाटा होता है, तो उसे उधार लेना पड़ता है। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? ए, केवल घरेलू व्यापार, बी,
किसी देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन। सी केवल सरकारी बजट। डी केवल कृषि उत्पादन। उत्तर है बी, किसी देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन। भुगतान संतुलन में आयात, निर्यात, निवेश और अन्य बाहरी लेन देन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या अर्थ है? ए, उत्पादन की कुल लागत। बी, चुने गए विकल्प के कारण छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। सी, कर की दर। डी, बचत की मात्रा। उत्तर है बी, चुने गए विकल्प के कारण छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। अवसर लागत वह मूल्य है जो किसी विकल्प को चुनने पर दूसरे सर्वोत्तम विकल्प को छोड़ने से चुकाना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई के समय पर मूवी देखने चले जाते हैं तो जो पढ़ाई का नुकसान होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि उसे छोड़कर आपने फिल्म देखना पसंद किया। मांग का नियम किससे संबंधित है? ए, कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है। बी, कीमत घटने पर मांग घटती है। सी, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, अन्य बात समान रहने पर। और डी, आय बढ़ने पर मांग हमेशा घटती है। उत्तर है सी, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, अन्य बातें समान रहने पर। मतलब कि प्राइस बढ़ गया तो मांग घटती है, तो इसका मतलब है कि मांग का नियम यह बतलाता है कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। अन्य बात समान रहने का मतलब है रुचि, आय इत्यादि यथावत रहें तभी। अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता होती है? ए, बहुत बड़ी संख्या में विक्रेता। बी, उत्पाद की पूर्ण समरूपता। सी, एक या कुछ विक्रेताओं का बाजार पर प्रभाव। डी, प्रवेश की कोई बाधा नहीं। उत्तर है एक या कुछ विक्रेताओं का बाजार पर प्रभाव होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार शक्ति कुछ विक्रेताओं या खरीदारों के पास केंद्रित हो सकती है। इसके उदाहरण है मोनोपोली, जिसमें एक विक्रेता होता है, ऑलिगोपोली जिसमें सीमित विक्रेता होते हैं, डिओपोली जिसमें 2 विक्रेता होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी अपूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण है। मुद्रास्फीति का सबसे सामान्य अर्थ क्या होता है? ए, सामान्य कीमत स्तर में गिरावट। बी, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। सी, मुद्रा की मात्रा में कमी। डी, उत्पादन में भारी कमी। उत्तर है बी, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को मापने का प्रमुख तरीका क्या है? ए, जनगणना विधि। बी, आय विधि। सी, भूगोल विधि। डी, इतिहास विधि। उत्तर है आय विधि। आय विधि में हर अर्थव्यवस्था की सारी आय को जोड़ा जाता है, जो अर्जित समस्त आय। तो समस्त आय क्या क्या हुआ? जमीन को रेंट मिला, लेबर को, श्रम को मजदूरी मिली, लैंड लेबर कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिला। तो इन सब की आय को जोड़ने से जो मिलता है समस्त आय होता है वो अर्थव्यवस्था का। सकल घरेलू उत्पाद क्या दर्शाता है? देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य। देश के भीतर एक निश्चित अवधि में, ऑप्शन बी है, देश के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। सी, केवल कृषि उत्पादन। डी, केवल औद्योगिक उत्पादन। उत्तर है देश के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, तैयार माल और सेवाओं का मूल्य। जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर उत्पन्न अंतिम उत्पादन का मूल्य मापता है। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ए, केवल बचत का साधन। बी, केवल विनिमय का साधन। सी, केवल सरकारी कर संग्रह। डी, केवल ऋण देने का साधन। उत्तर है केवल विनिमय का साधन। मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है लेन देन को आसान बनाना। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तु की मुख्य विशेषता क्या है? बहिष्करण और प्रतिस्पर्धा। बी, प्रतिस्पर्धा होती है लेकिन बहिष्करण नहीं। सी, बहिष्करण नहीं होता और उपयोग में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, केवल सरकार ही इसका उपयोग करती है। उत्तर डी है, केवल सरकार ही इसका उपयोग करती है। उत्तर है सी, बहिष्करण नहीं होता लेकिन उपयोग में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग एक व्यक्ति के द्वारा करने से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर असर नहीं पड़ता, लेकिन
बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने पर, जैसे पार्क का उदाहरण लें, तो बहुत ज़्यादा ही लोग हो जाएं तो उसमें फिर आवागमन की कठिनाई होती है, तो उसमें लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन कोई किसी को रोक नहीं सकता है। अल्पकालिक अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है? ए, जब सब श्रमिक पूर्ण उत्पादक हों। बी, जब आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों और हटाने पर उत्पादन पर असर न पड़े। सी, जब मजदूरी बहुत अधिक हो। डी, जब रोजगार केवल शहरों में है। उत्तर है बी, आवश्यकता से अधिक किसी जगह पर श्रमिक लगे हों और उनके हटाने पर भी उसके उत्पादन पर असर न पड़े। यह खास करके कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं कि देखने में तो लगता है कि रोजगार में लगे हैं, लेकिन उनका आउटपुट 0 होता है, इसलिए उनका रोजगार छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना। बी, केवल प्राकृतिक संसाधनों का तेज उपयोग। सी, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता सुरक्षित रखना। डी, उद्योगों को पूरी तरह बंद करना। उत्तर है सी, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को सुरक्षित रखना। सतत विकास संसाधनों की जिम्मेदार उपयोग पर आधारित होता है। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं जो पेरिशेबल हैं, जो खत्म हो जाएंगी, जैसे पेट्रोल, कोयला, इनका प्रयोग इस तरह से हो ताकि जुडिशियस वे में हो, ताकि भविष्य के आने वाली जो भी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी ये संसाधन बचे रहें और भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो ये हुए आज के प्रश्न। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।